For question number 27, a frictionless circular wire of unit radius is fixed on the horizontal plane. Okay, 2 point particles of unit mass start moving simultaneously from point A with a 20 km angular speed. Okay, एंगुलर स्पीड, यहाँ से पार्टिकल जो हैं, ये सर्कुलर वायर दिख रही है तुम्हें, ये यहाँ से दो पार्टिकल्स, एक लेफ्ट साइड को और एक राइट साइड को, सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से चलना शुरू करते हैं. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, और वो यहाँ फिर आके बी पे मीट करते हैं, बी पे फिर मिल जाते हैं आपस में. ठीक है, सो ड्यूरिंग दिस टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स स्कीमेटिकली रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम पी ऑफ द सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ थीटा. तो जी यहाँ पे यदि मैं एक ये सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो फिर यहाँ से पार्टिकल ने इस तरफ मूव करना शुरू किया या यहाँ से इस तरफ मूव करना शुरू किया. ठीक है, इसी इंस्टेंट पे सपोज वो यहाँ थे तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो होगी टेंजेंशियल. सो यदि हम किसी भी पॉइंट पे, ये जो एंगल्स हैं ये और ये वाला ऐसे, यदि मैं यहाँ डायरेक्शन वेलोसिटी लेता हूँ तो ये आ गई v, ये v आ गया. ओके, और यदि मैं यहाँ पे दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यदि मैं इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, और इसी लाइन को मैं आगे प्रोड्यूस करता हूँ ऐसे. सो यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा. ओके, तो ये कितना बचा, ये बचा 90 माइनस थीटा. ओके, दिस इज योर v, तो इस तरफ इसका कंपोनेंट हो जाएगा v cos 90 माइनस थीटा. ओके, और इसके बिल्कुल नीचे को ऐसे हो जाएगा v cos sin माइनस थीटा, ये वाला v cos 90 माइनस थीटा. ओके, सो भाई ये v cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका v sin थीटा, और सॉरी ये v sin होगा, तो ये बन जाएगा आपका v cos थीटा. ठीक है जी. सो बोलने का मतलब ये हो गया कि यहाँ से ये आपका इधर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया v cos 90 थीटा मींस v sin थीटा, और वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया v cos थीटा. ओके, सो यदि बिल्कुल इसके अपोजिट यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ तो सेम सिचुएशन में होगी. दिस इज वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल, ये आ गई आपकी वेलोसिटी. ओके, सो इसी लाइन को आगे बढ़ाते हैं, तो ये इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं ये, तो ये एंगल थीटा दिया हुआ है, दिस इज अगेन थीटा. सो यदि ये v है तो फिर ये हो गया 90 माइनस थीटा. तो इस लाइन पे जो कंपोनेंट आएगा वो वही आएगा जो ये वाला था, आएगा v cos कंपोनेंट होगा लेकिन एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो ये आएगा v sin थीटा. ओके, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा जैसे ये आया था इधर, तो ये नीचे की तरफ ये, सो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा आपका v sin 90 माइनस थीटा. सो इट इज v cos थीटा. सो v cos थीटा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. सो यदि आप देखें तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं v sin थीटा और ये v sin थीटा, ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं. सो दे विल कैंसिल आउट. सो जो वर्टिकल डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो नेट मोमेंटम होगा वो जीरो होगा, बिकॉज v sin थीटा राइट साइड को है इस पॉइंट पे, और उसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ ये लेफ्ट साइड को है v sin थीटा. सो
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोमेंटम कैंसिल आउट करेगा और वर्टिकल डायरेक्शन का जो मोमेंटम है वो आपका ऐड हो जाएगा। तो इट इज v cos थीटा एंड दिस इज अगेन v cos थीटा, v cos थीटा, दिस इज v cos थीटा, ये ऐड अप हो जाएगा। सो 2v cos थीटा, ठीक है। और मोमेंटम की बात करें तो मास से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो ये आ गया आपका, मतलब 2mv cos थीटा। ओके, सो गोइंग टू से कि जो पी वाई है वर्टिकल डायरेक्शन वाला लीनियर मोमेंटम का कंपोनेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा है। तो यदि यहाँ एंगल पाई बाई 2 बोल रहा है ये, तो यहाँ एंगल माइनस पाई बाई 2, तो वहीं बीच में जीरो हुआ होगा। तो पाई बाई 2 यदि मैं यहाँ पुट करता हूँ तो पाई बाई 2 मीन 90, कॉस 90 जीरो, तो ये आ गया पॉइंट। और फिर जब मैं पुट करूँगा कॉस जीरो इज 1, तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। और फिर जब मैं फिर कॉस माइनस पाई बाई 2 यहाँ पुट करूँगा तो इट विल अगेन बिकम 0। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन लीनियर मोमेंटम p ऑफ द सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। टेढ़ा क्वेश्चन था भाई थोड़ा ये। सो आगे हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। सो ये जो क्वेश्चन है आपका ये है पीएन जंक्शन डायोड पे, और ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीएन जंक्शन डायोड पे। सो इसमें पूछ रहा है कि सिर्फ आपने इसमें ये चेक करना है कि जो डिप्लीशन रीजन होता है उसका जो बिर्थ है वो किस केस में ज़्यादा कम होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। यदि यहाँ पे W1 है बोल रहा है, यहाँ W2 है और यहाँ W3 है, तो फिर ये चेक करना है कि बाइसिंग कौन सी मिल रही है डायोड को, ठीक है। तो यदि मैं चेक करूं तो यहाँ देखो भाई पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव मिलेगा इधर नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे सर्किट टूटा हुआ है बीच में से, ठीक है। तो ये तो अनवाइस्ड है, और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ क्या बताया मैंने नेगेटिव। तो पी टाइप हाई पोटेंशियल भी, एन टाइप लो पोटेंशियल भी हो गया फॉरवर्ड वाइज, और ये मतलब बीच वाला ये तो हो गया अनवाइस्ड, ठीक है। और फिर ये वाला हो गया रिवर्स वाइज, बिकॉज इसमें एन टाइप हाई पोटेंशियल पे है और पी टाइप लो पोटेंशियल पे है, तो ये हो गया रिवर्स वाइज। तो इसमें तो रिवर्स वाइज में बताया कि डिप्लेशन लेयर का बिट सबसे ज़्यादा होता है, तो जैसे लिख दिया मैंने ये, तो सबसे ज़्यादा का रिवर्स वाइज में हुआ W3, बिल्कुल ठीक। उसके बाद जो अनवाइस्ड है उसमें होगा, अनवाइस्ड कौन सा है D2, इसमें W2। और जो बाइसिंग वाला है उसमें डिप्लेशन लेयर का बिट कम हो जाता है यदि फॉरवर्ड बाइसिंग हो, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड कंडक्ट करता है और डिप्लेशन लेयर का बिट कम हो जाता है, सबसे कम बिट होगा जब डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा, और वो होगा D1 के केस में, और वो बिट है W1। सो भाई ये बन गया आपका, तो ऑप्शन 4 वेरी सिंपल। चलते हैं रे ऑप्टिक्स पे, और दिस वाज योर क्वेश्चन अगेन वेरी सिंपल, सिंपल लेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन, लेंस इक्वेशन पे क्वेश्चन, एंड यू नो दैट माइनस 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू क्या रहता है 1/f, फॉर्मूला लगाइए। 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 1/u प्लस 1/f, तो यहाँ से v निकालोगे तो बन जाएगा uf अपॉन u प्लस f, ये फॉर्मूला लगेगा भाई, ठीक है। तो पहले लेंस L1 के लिए लगाते हैं, फॉर लेंस L1 देख लेते हैं क्या है। लेंस L1 के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है 30, सो यू विल टेक -30, सो b हो जाएगा u की जगह माइनस, u इज ऑलवेज नेगेटिव, -30 ऑप्टिक्स में एक्सेप्ट फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सो -30 और फोकल लेंथ इसका दिया हुआ लेंस इसका 10 सेंटीमीटर है और इसका -10 बिकॉज ये कॉनकेव है, तो आएगा 10 -30 और प्लस 10, तो आ जाएगा आपका -300 अपॉन -20, तो आ जाएगा आपके पास 15,
और 15 सेंटीमीटर पे बनेगा ये यहाँ से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाएगा ये 15, ठीक है। और ये ऐसे करके ये आ गया आपका 15, ये बनेगा छोटे साइज का उल्टा इमेज, और ये इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होगा 15 सेंटीमीटर दूर, 15 सेंटीमीटर दूर आ गया। अब ये हो गया बी। अब ये जो इमेज इसने प्रोड्यूस किया वो इस कॉनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो रियल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इसके लिए डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, लेट अस चेक, ये और ये, बिकॉज इन दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो ये बचेगा 12 सेंटीमीटर। सो अब यहाँ फिर फॉर्मूला लगाइए, सो वी डैश हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला दोबारा यू, बिकॉज ये आप इस लेंस से सी से मेजर करते हुए आएंगे ऑप्टिकल सेंटर से इधर को, तो इंसिडेंट रे भी इधर ही होगी, इसका मतलब यू होगा इस केस में पॉजिटिव, 12 इंटू फोकल लेंथ इसका होता है नेगेटिव, और वो दिया -10, तो हो गया -10, और नीचे 12 प्लस -10, तो ये बन गया आपके पास -120/2, तो हो गया -60 सेंटीमीटर। -60 मतलब इस लेंस से इधर को -60, इस लेंस से इधर को 60 सेंटीमीटर पे जाके इमेज बनेगा फाइनल, तो 60 सेंटीमीटर कॉनकेव लेंस के लेफ्ट को, 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ कॉनकेव लेंस। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑन लेंस लेंस फॉर्मूला। सो यदि मैं नेक्स्ट देखूं तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन, हर बार आता है भाई, इस बार भी था। सो इसमें सिर्फ आपको इतना देखना है कि पूछा क्या है। तो भाई एक सॉलिड सफियर है, ये दिख रहा है, मास इसका m है, ठीक है। ये छोटा है, इसका मास जो है वो स्मॉल m है, ठीक है। इसका रेडियस स्मॉल r है, मास स्मॉल m है, ठीक है। सो वैसे आगे है और बोल रहा है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट i है, इसके अबाउट i भी है, और निकाल के दोनों का डिफरेंस निकालिए। सो जी इसमें इस एक्सिस के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सॉलिड स्फीयर का अबाउट डायमीटर क्या होता है, वो होता है आपका 2/5 mr², ठीक है जी, प्लस, और अगले वाले में आपने यहाँ इसका इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, जो इसके बिल्कुल सेंटर से निकलेगी, मतलब डायमीटर के लॉन्ग 2/5, और इसका मास कितना है mr², तो हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो बोलती है कि सेंटर से जो एक्सिस गुजर रही है CM से, सेंटर ऑफ मास से, उसके अबाउट पता होना चाहिए, पता है 2/5 mr², तो फिर इस डिस्टेंस पे हम यहाँ इस एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा टोटल मास सिस्टम का m+m, ये आ गया, और डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस जो रहेगी ये स्फीयर की रेडियस ही रहेगी, ठीक है, और रेडियस उसकी r है कैपिटल, ये हो गया r², तो ये आएगा इसका आइए, सिमिलरली आई बी लिख देते हैं, आई बी, ठीक है, और ये एक्सिस जो होगी ये, ठीक है। अब आई बी लिखना है तो फिर इसका इस एक्सिस के अबाउट, इसका मास m है स्मॉल, तो 2/5 mr², स्मॉल m है, और स्मॉल r इसका रेडियस है, प्लस आगे लगेगा पैरेलल एक्सिस का थ्योरम। अब इसका पूरी सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट अब 2/5 mr² इसका हो गया। अब यहाँ पे सेंटर से जो एक्सिस गुजर रही है उसके अबाउट आपको पता है 2/5 mr², ठीक है इसका, और फिर ये कितनी डिस्टेंस पे है, r पे, और टोटल मास m+m, तो हो गया m+m r², ये आ जाएगा, ठीक है जी। सो पहले हमने इसका लिखा ये, और फिर इस बॉडी का इस सेंटर के अबाउट हमें पता है, और फिर इस एक्सिस के अबाउट निकालना है,
तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, सेंटर के अबाउट ये है और एम एच स्क्वायर टोटल मास एम प्लस एम और डिस्टेंस दोनों के बीच। ठीक है जी। अब इस एक्सिस के अबाउट हमने ये लिख दिया है ना। अब इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट निकालना, तो इसका आंसर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा दोबारा। तो पहले इसके सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस गुजर रही है वो अबाउट इस डायमीटर हो गया, तो वो होता है ये, और फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर ही है। सॉरी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर प्लस आर है, सॉरी आर प्लस आर है, तो आ जाएगा एम प्लस एम टोटल मास हो गया और आर प्लस आर उसका स्क्वायर, तो ये आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ भी सेम ही है। इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का, ये जो आपकी बड़ी बॉडी है इसका ये हो गया बड़े स्फीयर का, और फिर ये कितने दूर है आर प्लस आर, तो एम एच स्क्वायर, और टोटल मास वही है इसका एम कैपिटल एम इसका स्मॉल एम, सो आ जाएगा प्लस एम प्लस स्मॉल एम, ये आ गया। अब ये आई आ गया, आई बी आ गया, आई ए और आई बी को माइनस कर दीजिए, तो जब तुम माइनस करोगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस ये सारा तो बच जाएगा आई ए माइनस आई बी इक्वल टू ये वाला क्या है एम प्लस एम आर प्लस आर होल स्क्वायर माइनस एम प्लस एम आर प्लस आर होल स्क्वायर। पर इसमें एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो हमने यहाँ गलती करते हैं वो गलती देखो ये होती है यहाँ पे, बिकॉज जब हम थ्योरम लगा रहे हैं कौन सी पैरेलल एक्सिस की, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम पहले तो लगेगी इस बॉडी के लिए, इसका मास कितना है स्मॉल एम, तो इसी का मास लेना है यहाँ स्मॉल एम, ये थोड़ी सी गलती है देखो यहाँ ये। और दूसरी बार जब आप थ्योरम लगाओगे इस एक्सिस के लिए, देखो ना जब इस एक्सिस के अबाउट लेना है तो इस बॉडी से वो कितना दूर है, वो आर प्लस आर डिस्टेंस पे है, बॉडी इसका मास लेना पड़ेगा यहाँ। और जब आप इस एक्सिस के अबाउट ले रहे हो तो इस बॉडी का मास लेना पड़ेगा, वो है कैपिटल एम, सो यहाँ सिर्फ कैपिटल एम होगा, ये होगी, ये गलती करते हैं, ये नहीं करनी है ना। इस बॉडी का मास तो कैपिटल एम है, इस एक्सिस के अबाउट लेना, तो ये मास इसमें ऐड नहीं होगा। जब इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट लोगे तो इसी का मास लेना स्मॉल एम, ये लिया। और जब इस बड़ी बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट लेगे, जिसके अबाउट बोल रहा है कि आई बी है, तो इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट लोगे तो इसी का मास काउंट करना है यहाँ ये। तो फिर यहाँ पे जो गलती हो रही है वो ये है कि ये माइनस करके ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एम आर प्लस आर होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा इधर ये आर प्लस आर होल स्क्वायर। अब इसमें आर प्लस आर होल स्क्वायर तो एम माइनस एम, और ये आ गया कॉमन आर प्लस आर का होल स्क्वायर, तो ये दिस विल बी द आंसर। तो ये थोड़ा सा यहाँ गलती, हालांकि टेढ़ा था क्वेश्चन थोड़ा, बिकॉज इसमें गलती ये कर दोगे तुम टोटल मास ऐड कर दोगे ना, टोटल मास नहीं ऐड करना, ही रखना थोड़ा ध्यान। ठीक है, तो एक बार फिर देख लो, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर। अब इस बॉडी के लिए लगानी है आपने थ्योरम पैरेलल एक्सिस की, तो इसका सेंटर से जो एक्सिस गुजरती है उसके अबाउट क्या होगा 2/5 mr स्क्वायर, और जो कितनी दूर है उस एक्सिस के अबाउट पता करना है, वो है आर प्लस आर डिस्टेंस पे। तो इस बॉडी की बात होगी तो एम आर प्लस आर होल स्क्वायर, ये सिमिलरली दूसरे केस में दोनों को माइनस करोगे विल गेट योर आंसर। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसको देख लेते हैं बोहर्स मॉडल पे क्वेश्चन। तो इसमें जैसे मर्जी कर लो, कैलकुलेशन है इसमें। जैसे हमें पता है कि ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी v से भाग रहा है, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर -e, और यहाँ बैठा है न्यूक्लियस से एक प्रोटॉन है,
न्यूक्लियस के अंदर, दोनों के बीच का ये जो रेडियस है ऑर्बिट का ये है आर। तो वेलोसिटी और ये रेडियस, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को लग रहा है वो प्रोवाइड कौन कर रहा है, इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा इनके बीच, कि ई इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये ठीक है, इज इक्वल टू प्रोवाइडेड बाई सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो एक आर यहाँ से कैंसिल हो रहा है, यहाँ से यदि मैं आर निकालूं तो होगा के ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर। अब के की वैल्यू रहती है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो दी हुई है 9 इंटू 10⁻⁹ लिख दी मैंने वैल्यू। ई की वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड उसका ये आ गया, और एम की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻31, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दिया होगा, अच्छा सा फिगर दिया है, इसका स्क्वायर भी करना है, तो ये आ गया 25.6 इंटू 10 की 5, और फिर इसका है होल स्क्वायर। तो ये देख लो एक बार फिर, सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स बना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। सो के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ओके, एम बी स्क्वायर अपॉन आर बी ओके, कार कट गया और यहाँ गया, एम बी स्क्वायर नीचे आया, ठीक है, वैल्यूज लगा दी सारी मैंने। तो इसको यदि तुम सॉल्व करोगे ना, बिकॉज 1.6 का होल स्क्वायर है तो ये भी 2.56 बन जाएगा, और यहाँ भी यही है। सो ये 9 से 9 चला गया, सो भाई ये 10⁻31 ऊपर जाएगा तो ऊपर हो गया 10 की 40, ये ऊपर चला गया ना, और ये हो गया आपका 2.56 इंटू 10 की -38, ये आ गया, और नीचे बचा तुम्हारा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25.6, और ये हो जाएगा 10⁵ 5 × 10 ये। तो भी इसको तुम लगाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू, यदि आप इसको करिए ना, ये देखो सिंपल ही आप ये कट जाएगा, ये 2.56 है, तो यदि इसको थोड़ा सा कर भी लें तो बन जाएगा, देखो ये बन गया 10⁻2 और ऊपर आके हो गया ये 10⁻² ये 2 बचा, ऊपर आके -8 बचा ये, ठीक है जी। और यहाँ हो गया 256, आराम से करते हैं, हो गया 100, और नीचे हो गया 256 बटा हो गया 10, 10 चला गया ऊपर को, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये हो गया 1 इंटू 10⁻⁻9। तो ये पूछ रहा है कि रेडियस इतनी आएगी, तो बताओ इस एक्स की जगह क्या है, तो एक्स की जगह क्या है 1। तो ये वेरी सिंपल, कैलकुलेशन बेस था, थोड़ा था सिंपल, ठीक है। ये है क्वेश्चन मीन फ्री पाथ पे, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ में सिंपल फॉर्मूला रहता है 1/√2 पाई डायमीटर का स्क्वायर और नंबर डेंसिटी एन, ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। सो वो था, तो यहाँ पे यदि हम बड़े ध्यान से देखें तो यही फॉर्मूला है जो बनेगा, और इसके आधार पे हम देखते हैं क्या क्या पूछा हुआ है। तो वो बोल रहा है कि मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स इन आइडियल गैस ए वो आधा है, मतलब मीन फ्री पाथ की बात हो रही है, ठीक है, और डायमीटर की बात हो रही है इसकी, और बात एन की पूछ रहा है। तो भाई यहाँ से लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर एन, एन और लैम्डा को एक्सचेंज करो तो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर लैम्डा, एन ए अपॉन एन बी करो, एन ए अपॉन एन बी हो जाएगा यहाँ से डी बी स्क्वायर लैम्डा बी स्क्वायर बटे डी ए स्क्वायर लैम्डा ए स्क्वायर। अब मुझे कौन बताएगा कि क्या क्या दिया हुआ है। अब देखो जी, मीन फ्री पाथ जो है वो गैस ए का आधा है, मतलब इस गैस ए का आधा है इसका, तो ये हो गया, और डायमीटर ए का डबल है, तो भाई डायमीटर डबल है तो फिर ए का डबल है, तो क्या मैं इसको 2 डी बी लिख दूं, यस, और क्या मैं इसको लैम्डा ए जो अब हाफ है लैम्डा बी का, तो क्या मैं इसको लैम्डा बी अपॉन हाफ लिख दूं, यस, स्क्वायर, बाकी ये डी बी स्क्वायर वैसे रह गया, लैम्डा बी स्क्वायर भी वैसे रह गया। तो भी यहाँ से यदि मैं निकालूँ तो ये आ जाएगा आपके पास, नीचे बचेगा ये 2 चला जाएगा ऊपर को, नीचे वाला 4 आ जाएगा ऊपर अपॉन, ये भी 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और बाकी सारे कैंसिल आउट कर जाएंगे, चेक कर लो, डबल है,
सो एन ए इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ रहा है, ये लेमडा का स्क्वायर थोड़ी था, लेमडा का स्क्वायर किसने कर दिया, ये लेमडा तो स्क्वायर में नहीं था, लेमडा स्क्वायर में नहीं था, ऐसी गलतियां ना करें। तो यहाँ से ये आपका था यहाँ लेमडा बी का आधा ये था, तो भाई ऐसा होगा यहाँ से ये जो नीचे वाला 2 है ये चला जाएगा ऊपर को और ये आ जाएगा नीचे 4, बाकी ये सारे कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, बाकी ये सारे आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ स्क्वायर में ये है, सारे कैंसिल आउट कर जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 1/2। तो इसका मतलब एन ए इज इक्वल टू हाफ, एन बी इधर चला गया, आई थिंक पहला ऑप्शन ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें टफ कुछ भी नहीं था। अब इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्वेश्चन है जो ये बोल रहा है कि सिलेंड्रिकल कॉर्क ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी फ्लोट्स इन ए लिक्विड, जिस लिक्विड में फ्लोट कर रहा है उसका डेंसिटी है ρ1। कॉर्क को तुम डिप्रेस करोगे तो सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा टाइम पीरियड टी। अच्छा, इस केस में जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहता है वो याद रखना पड़ता है, यदि m/a rho g होता है फॉर्मूला, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, डेंसिटी लिक्विड की रो है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ये अंडर रूट है। तो इसमें भी टी और डेंसिटी के ऊपर एक पॉइंट है, बाकी कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, रो निकालना है। तो यदि तुम यहाँ से देखो तो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो हो गया और रो को और इसको स्क्वायर करो दोनों तरफ, तो यहाँ गया आपके पास टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, और यदि तुम यहाँ से चलेंगे तो रो ये लिख सकते हो ऐसे, ρ2/ρ1 बनाइए, इसका ρ2/ρ1 इज इक्वल टू T1/T2। अच्छा, और T1 जो था वो शुरू में T था, सेकंड केस में वो 2T हो गया रो जी, तो भी ये यहाँ पे काट के 1/4, ये ρ2/ρ1 1/4। तो इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है तो ये कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं एक क्वेश्चन ऑन वेव्स। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि साउंड वेव में नंबर ऑफ नोड्स फॉर फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन एंडेड पाइप है भाई। अब इसमें तो सिंपल लॉजिक पे चलो तुम, ये देखो ओपन एंडेड पाइप है तो फिर ऐसे होगी भाई, ओपन एंडेड ये क्लोज्ड एंड है, फिर आगे देखो क्लोज्ड, तो क्लोज्ड बना देते हैं, ये हो गई ऐसे, ये हो गई ऐसे, तो ये इसको क्लोज कर दो ऐसे, ठीक है जी। अभी बोला फिफ्थ हार्मोनिक, इफ नंबर ऑफ नोड्स, फिफ्थ हार्मोनिक 5 हार्मोनिक बनाने इसके, तुम्हें पता है कि फ्री एंड्स जो होते हैं इसके, जो ओपन एंड्स होते हैं ओपन एंड पाइप के, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मीन्स यहाँ एंटीनोड बनेगा। तो यदि इसका तुम ऐसे बनाओ तो ये फिफ्थ हार्मोनिक पाँच आपने ये बनाने, ये हो गया 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 और आगे जो है ये देखना यहाँ ध्यान से, 1 2 3 4 और फिर ये आपका आधा, बिकॉज यहाँ मॉलिक्यूल फ्रीली वाइब्रेट कर सकता है, तो यहाँ भी एंटीनोड बनेगा, आधा लूप बनेगा, यहाँ पे आधा लूप बनेगा। तो ये एंटीनोड्स बनते हैं इसके एंड्स पे, और गिन लो 5 लूप बन गए हैं। एक ये देखो 1 2 3 4 5, ये थोड़ा सा उसको शेप दे सकते हैं ऐसे, तो ये बन गया 1 2 3 4 5, आधा इधर है आधा इधर है, मानते हो बात को। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब नोड आप काउंट कर लो। सो देख रहा नोड कहाँ है, जहाँ नोड जहाँ एम्पलीट्यूड जहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो 1 नोड 2 नोड 3 4 और ये लास्ट वाला 5, ये हो गया केस ओपन एंड का। और ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ नोड्स फॉर फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ, इसको एन बोल रहा है, तो नंबर ऑफ नोड जब मैंने गिने तो किसके इक्वल हुआ 5 के, बिकॉज ये 5 है, 1 2 3 4 5, और क्लोज्ड एंड में 9th हार्मोनिक बोल रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये तो ओपन एंड पाइप थी, ठीक है। क्लोज्ड एंड में क्या होता है कि वो इसमें तो सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं ओपन एंड में, लेकिन क्लोज एंड में ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ठीक है। मतलब पहले फर्स्ट होगा, फिर थर्ड होगा
और ही होंगे भाई, 5th होगा, फिर 7th होगा, फिर होगा 9th, जो बोल रहा है 9th। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट यदि है तो फर्स्ट में आपका हाफ लूप बनता है, तो इसमें कितने लूप बनेंगे, हाफ, मतलब 1/2 है ना। और इसमें कितने बनेंगे, एक ऐड कर दो, तो इसमें बनेंगे ये, मतलब 1.5 लूप, 1.5 लूप ऐसे। इसमें कितने बनेंगे, 2.5 लूप। इसमें कितने बनेंगे, 3.5 लूप। इसमें कितने बनेंगे, 4.5 लूप। ऐसे रखो याद, ठीक है। इसमें हाफ बना, मीन 0.5 आधा लूप बना इसमें। तो 9th हार्मोनिक का 4.5 लूप बना के दिखाओ। अब तुम्हें पता है एक एंड इसका क्लोज है, एक एंड क्लोज है, तो फिर यहाँ मॉलिक्यूल जो हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, वो फ्रीली वाइब्रेट नहीं कर सकते, तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा लगभग 0 रहेगा। तो यहाँ बन गया आपका नोड, ठीक है। और खुले सिरे पे इजीली वाइब्रेशन हो सकता है, तो वहां बनेगा एंटी नोड, ठीक है। तो 4.5 लूप बनाने हैं, ठीक है। खुले सिरे पे ऐसे निकलेगा बाहर को आधा, तो वही 1 2 3 4, देख लेते हैं कितने बने। बनाइए बनाइए, एक थोड़े बड़े बना देते हैं, 2 3, ये। अब यहाँ से बनाते हैं ऐसे, एक बन गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गए 2, और ये हो गए 3, और ये हो गए 4, ये हो गए 4, ये वाले। और जैसे यहाँ मिला, और ये 5वां निकल के आधा बार को ऐसे, तो ये वाली चीज होने वाली है इसमें, ठीक है। तो मतलब लॉजिक पे चलना है, इसमें कुछ नहीं ज्यादा सोचना है। और ये देखिए, ये ठीक है। अब नोड्स को गिन लीजिए, 4 1 2 3 4, 4.5 बोला था मैंने, 4.5 लूप बनेंगे इसमें। 11th हार्मोनिक होता तो 5.5 बनेंगे, सिंपल। तो यहाँ आपका एंटी नोड होगा, हमें तो नोड काउंट करने हैं, तो नोड यहाँ ना, डिस्प्लेसमेंट 0 है, नोड 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 नोड, क्लोज एंड पे नोड ही बनेगा। तो भाई उसने बोला कि 9th हार्मोनिक के केस में जो नंबर ऑफ नोड्स हैं उसकी संख्या दे रहा है 5। तो भाई एम बोल रहा है उसको, सॉरी एम बोल रहा है 5, तो मैंने कैलकुलेट किया 1 2 3 4 5, तो एम भी 5 आ गया। एन भी 5, एम भी 5, पूछ क्या रहा है, एन अपॉन एम। सो एन अपॉन एम कितना हो जाएगा, 5.5 इज 1। सो 1 इज द आंसर, 4th। तो ये था। इसमें सिंपली आपने कुछ नहीं, सिंपल याद रखिए कि ओपन एंड पाइप में सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, लूप आपको बनाने आना चाहिए। जो भी हार्मोनिक नंबर बोलेंगे उतने लूप बनेंगे, बिकॉज फ्री हैंड्स पे एंटी नोड बनता है। तो एंटी नोड काउंट करने को नहीं बोल रहा है यहाँ पे, नोड्स काउंट करने को बोल रहा है। तो 5 लूप बन गए, आधा इधर है आधा इधर है, 4 अंदर है, 5 हो गए टोटल। और नोड गिन लो, नोड भी 5 ही है। इसमें क्या होता है कि क्लोज्ड एंड पे नोड बनता है और ओपन एंड पे एंटी नोड बनता है। अब आपने ये देखना है कि और हार्मोनिक से होते हैं इसमें। तो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए आधा लूप बनता है, 0.5, ऐसे एक एक ऐड करते जाओ आगे। तो 9th हार्मोनिक के लिए 4.5 में 4.5 लूप बनेंगे। तो 4.5 बना के देख लो, और देखो नोड गिन लो, 5 ही आए, और एन अपॉन एम करके फिर 1 आ जाएगा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, हाँ सिंपल वर्क, नॉट ए टफ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन का क्वेश्चन है, क्यू वैल्यू। तो इसमें कुछ नहीं है, आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का डिफरेंस ले लेना है, मास डिफेक्ट निकालना है। सो भी यहाँ पे देखो, ये इसका कितना है, 238 का ये, ठीक है। तो इसमें डेल टाइम हो जाएगा आपका 238.050, ये वाला। इसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों का सामने जो प्रोडक्ट्स हैं, ये थोरियम और हीलियम, तो देखा 234.043, हाँ जी, प्लस ये वाला 4.003। तो ये आ जाएगा आपका यू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 234.043 में मैं ऐड करता हूँ 4.003, तो देख लेते हैं कितना आता है, 64083, ये
ये आ जाएगा। फिर उसमें से माइनस करना है ये 238.050 माइनस करेंगे 238.046। 10 में से 6 गया 4, 0 0 और आगे सारा 0 बचा है। तो भाई इतना ये आया डेल्टा एम। ठीक है, सो तुम्हें पता ही है कि कितना दिया हुआ है यहाँ पे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। सो 1 एटॉमिक मास के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज 931.5। तो इतने के लिए कितनी होगी मल्टीप्लाई, सो जो क्यू वैल्यू होगी वो हो जाएगी इस नंबर को 0 पॉइंट जो मास डिफेक्ट है इसको मल्टीप्लाई कर दो 931.5 से, यू बाई सो 0.004 को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना 931.5 से तो आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये आ जाएगा आपके पास, यदि तुम मल्टीप्लाई करो इसको तो आपके पास आएगा 3.736। लेकिन आंसर तो किसमें पूछा है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना तो आपको मल्टीप्लाई लगाना है 1000 से, तो आपके पास बन जाएगा ये, तो आपके पास आ जाएगा ये काट के ये, लेकिन आंसर होगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये रखें ध्यान, किलो का मतलब होता है 10⁻³ और मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में उलझाया था और कुछ नहीं था, आंसर 4। अब हम चलते हैं 36 पे। तो ये तो सीधा प्रैक्टिकल जब करते हैं तो चीज़ें बताते हैं आपको कि ये हो तब है। सो इंडेक्स करेक्शन का जो पॉइंट आता है वो आता है सिर्फ इसमें, मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस यूजिंग ऑप्टिकल बेंच। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन है कि, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तुम्हें पता है कि केपलर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है ये, तो टी हो गया यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2। तो ये 3 तीसरा टाइम पीरियड होता है ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 3/2। अब इसमें चलते कैलकुलेशन बेस्ड आगे दोबारा। इसमें सिग्मा एस जो है वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट में आपको पता है कि क्या होता है कि E इज इक्वल टू सिग्मा T4 होता है ना, तो सिग्मा हो गया E T4, E/T4। ठीक है, अब ये जो होता है ना, ये E जो है बेसिकली ये है एनर्जी, तो E डैश बोलता हूँ, ये है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया और साथ में है T4। यहाँ से आप इसका सिग्मा का निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो होगी बात सिग्मा की। अब करते हैं बात बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में आपको एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो 3/2 kT याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से K निकालना है, ये तो कांस्टेंट है, तो K जो है यहाँ से वो एनर्जी अपॉन टाइम हो गया, मतलब दूसरा भी हो लिया, KB बोल रहे हैं इसको। और तीसरा है बीन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या होता है कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो अमिट कर रहा है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी से अमिट होती है उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T होती है। मतलब बीन्स कांस्टेंट को ये बोल रहा है सिंबल में B, तो B अपॉन टेम्परेचर, तो B यहाँ से हो जाएगा लैम्डा T, लैम्डा वेवलेंथ है। तो ये तीनों के फॉर्मूले लग चुके हैं, फॉर्मूले जब लग जाएं तो फटाफट डायमेंशनल फॉर्मूले इनके लिख दो। ठीक है, लिखते हैं। तो देखो जी, इसका आ गया एनर्जी, एनर्जी का होता है mL2T-2, T टाइम, टाइम का हो गया T, एरिया का होता है L², और ये केल्विन हो गया 4 टेम्परेचर का। तो इसको यदि हम क्या करना है, इनको फिर KB बटा भी करना है। चलो ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। अब यहाँ देखो एनर्जी का फिर वही mL2T-2, ठीक है जी, और नीचे है टेम्परेचर, ऊपर आके केल्विन पर केल्विन हो जाएगा, ये भी हो लिया। अब इसका है लैम्डा T, लैम्डा मीन्स लेंथ, लेंथ मीन्स L और T मीन्स केल्विन। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T होता है ना, लैम्डा T हो गया, ये हो गया। अब ये बोल रहा है ये सिग्मा एस स्टीफन कांस्टेंट है ये वाला, तो ये सिग्मा एस का निकाला हुआ अभी, और इसको करना है KB -1, मतलब बटा करना है KB से, और फिर ऊपर मल्टीप्लाई करना है B से। चलो करते हैं, ये लिखो पहले सारा। ये हो गया mL2T-2 अपॉन T L² K4, ठीक है जी। ये हो गया, B का लिख देते हैं L की लेंथ इंटू केल्विन, ठीक है जी।
और नीचे लिखना है आपने के बी का, नीचे लिखना है ये वाला, तो हो गया एम एल टू टी माइनस टू केल्विन पर, ये आ गया। करो जी कैंसिल, एम से एम गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर भी गायब, और टी माइनस टू से टी माइनस टू भी गायब। अब क्या बच रहा है, के फोर है, के माइनस बना आपके पास के फोर, टी ऊपर जाएगा, टी कल्ला ही बचा, आप देखना जरा, यस, तो टी माइनस वन होगा ऊपर जाके ये वाला, और ऊपर के है, नीचे से ये ऊपर जाएगा तो के इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, और ये के ऊपर जाएगा, ये माइनस फोर हो जाएगा। तो जी ये हो जाएगा आपके पास, लेंथ वाला फैक्टर कहाँ है, लेंथ वाला फैक्टर कहाँ है, लेंथ, अच्छा लेंथ भी थी एक बची हुई, एल स्क्वायर पे एक एल ये भी है ना, तो एक इससे ये गया, एक एल बचा है, तो एल ऊपर जाके माइनस एक, तो ये बन गया आपके पास एल माइनस एक, टी माइनस एक, और के माइनस दो, यस, सो इट इज सेकेंड। तो ये था, सिंपल सा बुझाया हुआ था, कैलकुलेशन में टाइम लगे था कि आपका थोड़ा, स्पोर्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन दिख रहा है, और लॉजिक पे ही है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो भाई जब भी किसी मेटल सरफेस पे लाइट पड़ेगी ना, ये लाइट पड़ रही है, तो हमें तुम्हें पता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इंसिडेंट लाइट की, तभी एमिशन होगा, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। चल अब तुम्हें पता है कि सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, सी तो कांस्टेंट है, सो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो जो कंडीशन फ्रीक्वेंसी पे है उसके रिवर्स होगी वेवलेंथ पे। इसका मतलब यदि यहाँ ऊपर वाली कंडीशन लिखें तो लैम्डा जो है इंसिडेंट लाइट का, इसका जो लैम्डा है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या होना चाहिए, यहाँ ज़्यादा था तो यहाँ क्या होना चाहिए कम, तभी एमिशन होगा, तभी एमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तभी होगा, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। इस चीज़ पे चलते हैं। अब ये बोल रहा है कि मेटल सरफेस अलग अलग है या फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं, उनका वेव फंक्शन दिया हुआ है आपको, तो ये कंडीशन लगाई हुई है। ये जो आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है लैम्डा वन, पहले केस में लेस देन लैम्डा, ठीक है, दूसरे केस में ये वाला देखिए लैम्डा टू ग्रेटर देन लैम्डा, तीसरे केस में बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अच्छा इसको दिन लेस करके इसको ऐसे लिखें कि इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ तो लैम्डा है, तो लैम्डा इसको कैसे ले सकते हो, ग्रेटर देन होना चाहिए लैम्डा वन से, यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, तो लैम्डा इसको ऐसे लिख सकते हो ना ये, और यहाँ इसको लिख सकते हो लेस देन लैम्डा थ्री। अब इसको लगाइए, एमिशन तभी होता है जब इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है, ठीक है। तो भाई यहाँ तो एमिशन नहीं होगा, यहाँ तो ज़्यादा है, फोटो सेल वन से एमिशन नहीं होगा, यहाँ बिल्कुल एमिशन होगा भी, यहाँ तो बहुत खतरनाक एमिशन होगा बिकॉज वेवलेंथ बहुत ही कम है और ज़्यादा एनर्जी से आपके फोटोन्स निकलेंगे। तो बोलने का मतलब कि इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल तभी पिक्चर में आएगा जब एमिशन होगा, और जितना ज़्यादा ये वेवलेंथ इंसिडेंट लाइट का कम होगा उतना ही ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो यहाँ एमिशन है तो मुझे कौन बताएगा कि लैम्डा लेस देन लैम्डा टू, इसके लिए V2 था, इसके लिए V1 था स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ V3 था, तो भी यहाँ V3 तो बहुत बड़ा होगा, मतलब V3 ग्रेटर होगा V2 से, और यहाँ एमिशन है ही नहीं तो V1 होगा जीरो, तो V1 जीरो इसका ऐसे ले सकते हैं, और V3 बड़ा है V2 से तो V2 छोटा है किससे, V3 से, तो ये वाला कंडीशन बन रहा है अभी, तो आई थिंक ये बन रहा है 2 पे ये वाला, तो ये था, तो इसमें घुमा दिया था बिकॉज ज़्यादातर जो आपको पता होता है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही जाते हो ना, कि भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा इंसिडेंट लाइट का तो एमिशन होगा, लेकिन यहाँ वेवलेंथ से पूछ लिया, तो जो फ्रीक्वेंसी के साथ घटना घट रही है वेवलेंथ के साथ उससे उल्टी घटेगी, एमिशन तभी होगा जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ कम है, ये देखो कम है, यहाँ एमिशन है, यहाँ बहुत कम है, यहाँ तो बहुत अच्छा एमिशन है, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यहाँ से, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो V3 भी ज़्यादा होगा, तो V3 ज़्यादा V2 से, तो इसको ऐसे लिख सकते हो V2 लेस देन V3, ओके। और यहाँ तो एमिशन है ही नहीं तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात ही नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा सोचने लायक क्वेश्चन था, ठीक है जी। आप चलते हैं आगे।
ये है बर्नियर कैलिपर पे। तो 1 mm मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू बिल्कुल 1 mm ही होती है जी। 1 MSD जो होता है वो 1 mm ही होता है, 1 मिलीमीटर। और बर्नियर पे 10 नहीं है, ठीक है। जब उनके जीरो, जब उनके क्या बोलते हैं जॉज को मिलाया गया तो बर्नियर का जीरो कहाँ चला गया, लेफ्ट साइड में जी। लेफ्ट साइड में चला जाए तो जीरो एरर नेगेटिव, राइट साइड में रहे तो जीरो एरर पॉजिटिव। तो यहाँ जीरो एरर जो होगा वो होगा नेगेटिव। और निकालोगे कैसे, माइनस नेगेटिव में ऐसे निकालते हैं। टोटल डिवीजन बर्नियर स्केल 10, जितना वो लेफ्ट को चला गया ये मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट होता है इसका 0.01। ये होगा आपका जीरो एरर, ठीक है। तो आ जाएगा -6 इंटू 10, 0.001 सेंटीमीटर। तो आ जाएगा आपका -0.06 सेंटीमीटर। तो जीरो एरर ये, तो जीरो करेक्शन क्या होगा, जीरो करेक्शन जो होगा वो उलट होगा किसका, जीरो एरर का। तो जीरो करेक्शन हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो हो जाएगा पॉजिटिव 0.06 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब बोलता है कि बर्नियर कैलिपर ने किसी रॉड की, किसी वायर की लेंथ को मेजर किया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑब्जर्व किया 1 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू क्या होती है प्रैक्टिकल जब कराते हैं हम, जो उसने ऑब्जर्व किया 1 सेंटीमीटर है ना। और जो जीरो करेक्शन है, यदि वो प्लस है तो प्लस करनी है, माइनस है तो माइनस करनी है। तो यहाँ प्लस करोगे तो 0.06, तो आपके पास आ जाएगा ये 1.06 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर होना चाहिए था। मुझे लग रहा है यहाँ ऑप्शन ऐसा कोई भी नहीं है, तो कोई ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। और यदि बड़े क्लोज आएंगे तो ये हो सकता है, पर क्लोज वाली बात ही नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स में क्लोज वाली बात नहीं होती। तो ये 1.06 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, जो एक्चुअल वैल्यू होगी उस वायर की लेंथ की। तो नो ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, और ये है कैविटी का क्वेश्चन। तो इसमें सिंपली आपको पता है कि ये एक कंडक्टिंग सफियर है, और इसके ऊपर कोई चार्ज होगा तो आउटर सरफेस पे रिजाइड करता है चार्ज, अंदर हो नहीं सकता। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं हो सकती भाई। लेकिन इसके अंदर एक कैविटी है, और कैविटी के अंदर क्यों चार्ज है, चार्ज की इनसाइड कैविटी विद इन सॉलिड का आइसोलेटेड कंटीन्यूअस मैग्नेटो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अच्छा, द पॉइंट्स बियॉन्ड सी आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम द, अच्छा ये पॉइंट्स इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पे है, ये है ना इसका मतलब। तो इसमें भी सिंपल है कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर नहीं होगी, ठीक है। यदि इंडक्शन की वजह से इस पे चार्ज आता है तो वो कुछ नेगेटिव चार्ज ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके ऊपर, तो इसके अंदर तो रह नहीं सकता, वो एकदम से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का होगा इसके ऊपर बाहर, ठीक है। यदि ऐसा कुछ होता है तो आउटसाइड पॉइंट के लिए ये सॉलिड स्फीयर तभी बिहेव करेगा, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बिहेव एज इफ सारा का सारा चार्ज कहाँ सपोज कर लिया, सेंटर पे। अब ये सी और बी तो उस चार्ज से सेम डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पे डिस्टेंस भी डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर होती है। तो ई बी तो ई सी के बराबर होगा पक्का। और अंदर कैविटी है, ये कैविटी के अंदर चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू कैविटी के अंदर है। तो यदि चार्ज क्यू कैविटी के अंदर है तो उसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सिर्फ इस चार्ज की वजह से कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी इधर, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए यदि अंदर है कैविटी के, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही होगी, मतलब ई ए जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। सो भाई ये 3A इसका ऑप्शन, कैविटी के अंदर होगी, लेकिन ये जो आपका सॉलिड आइसोलेटेड कनेक्टिंग स्फीयर था इसके अंदर नहीं होगी, बिकॉज इनसाइड कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। लेकिन कैविटी के अंदर ये चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां तो होगी, तो ऐसे घुमाया था इस क्वेश्चन में। और ये बी और सी पॉइंट उस चार्ज से सेम डिस्टेंस पे है, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, सेम डिस्टेंस पे है तो फिर ई भी सेम ही होगा। तो जितना बी पॉइंट पे होगा उतना सी पे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी और सी पे इक्वल, पर कैविटी के अंदर 0 नहीं होगी, ठीक है जी। ये है गीगर मैस्टन एक्सपेरिमेंट, मतलब रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ये, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसमें सिंपली जो पार्टिकल्स स्कैटर होते हैं
तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल एंगल थीटा स्कैटर हुए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, याद रखिए, साइन रेज टू द पावर 4 थीटा बाई 2, थीटा स्कैटरिंग एंगल है, ये है। और इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये वाला आएगा, ठीक है। इधर को आपका एन थीटा हो गया और इधर को आपके थीटा डिग्रीज हो गया। और जैसे तुम्हें पता है कि 180 डिग्री पे क्या होता है, 180 डिग्री पे क्या होगा, जैसे ये पार्टिकल था, ये ऐसे गोल्ड फॉइल होता है इसमें, और 180 डिग्री पे से सेंटर को हिट कर रहा है वो पार्टिकल, सारा सारा चार्ज न्यूक्लियस का यहाँ है गोल्ड फॉइल का, जिस चार्ज को हम बोल देंगे जेड ई। और यहाँ से कौन आता है, अल्फा पार्टिकल, कितना चार्ज होता है, +2e। जैसे से यहाँ पहुँचता है तो यहाँ से इसकी जर्नी वापस शुरू हो जाती है, यहीं यहीं अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है ऐसे। और इस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब ये जो पार्टिकल सेंटर को हिट करता है 180 डिग्री पे वापस आता है। ये देखो 180 डिग्री पे लगभग 9000 पार्टिकल्स में से एक वापस आता है। तो बहुत कम है संख्या में, देखो यहाँ वैसे भी दिख रहा है, देखो संख्या में बहुत कम है यहाँ पे 180 डिग्री पे। और 0 डिग्री पे मतलब मैक्सिमम पार्टिकल अनस्कैटर्ड ही निकल जाते हैं, मैक्सिमम ऐसे निकल जाएंगे ये विदाउट डिफ्लेक्शन, नीचे भी ऐसे विदाउट डिफ्लेक्शन। जैसे न्यूक्लियस की तरफ आते जाएंगे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन उनका बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस तरफ आते जाएंगे डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी, ये इतना एंगल मुड़ाइए और ये वाला इतना एंगल मुड़ाइए, ठीक है। तो बोलने का मतलब कि ग्राफ ये देखो 0 डिग्री पे मैक्सिमम ऐसे निकल गए 10⁻⁷। तो ऐसे लॉजिक से भी लग रहा है कि ये होना चाहिए, और फॉर्मूले से भी यही है, तो फोर्थ ऑप्शन है। तो ये आ गया क्वेश्चन की एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज इक्वल टू वर्क डन। ओके, सो एरिया अंडर पीवी डायग्राम में वर्क डन है, तो फिर तुम्हें पता ही है कि डी क्यू इज इक्वल टू, हाँ जी, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। साइक्लिक प्रोसेस है, उसके चेंज इन टर्मिनल एनर्जी 0 होगा, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू एंड दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ जो भी रेक्टेंगल या वट एवर इट इज ABCD। रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया अंडर पीवी डायग्राम। इधर को प्रेशर है, इधर को वॉल्यूम है, प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। सो आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई DC इंटू AD, DC इंटू AD। हाँ जी, DC की वैल्यू 5 - 2, AD की वैल्यू ये 300 पे, ये 100 पे, 300 - 100 कोई टफ नहीं है, 3 इंटू 200 600 जूल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, वेरी सिंपल। ये आ गया क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। पहले भी आया था, 2 क्वेश्चन आ गए वहां से, ठीक है। सो इसमें बिल्कुल सिंपल है ये कि यदि मैं एक ये वाली रॉड ले ली मैंने, देखो इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है ये, और एक और कंडक्टर ले लिया ये यहाँ, ये ले लिया लो, तो भी इसकी लेंथ भी इनफाइनाइट है, ठीक है। और इसमें करंट 2I वाला जो इट इज कैप्ड एट ए हाइट एज अबव द फ्लोर, वायर बी वाली में 2I करंट है, तो ये वायर B हो गई, ये वायर A हो गई, ठीक है। और इसमें करंट चल रहा है 2I और इसमें करंट चल रहा है I, ठीक है जी। अब ये बोल रहा है कि सेम डायरेक्शन में करंट चले तो अट्रैक्ट होंगे, तो अट्रैक्टिव फोर्स तो इधर को होगा, ठीक है। तो फिर ये यहां से मूव ना करे, ये यहां से मूव ना करे, डज नॉट राइज फ्रॉम द फ्लोर, ये ना करे, और दोनों के बीच का सेम डायरेक्शन, वायर बीच केप्ट फिक्स एट हाइट h, दिस हाइट इज h, तो भी ये मूव ना करे, तो फिर क्या होना चाहिए। ये तुम्हें पता है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स, दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स होगा ये, तो ये जो F है इसका फॉर्मूला क्या रहता है, इसका फॉर्मूला रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ जी, 2I1 हो गया I इंटू I2 है 2I अपॉन डिस्टेंस h। और ये ऊपर की तरफ लिफ्ट ना हो तो फिर इसका जो वेट होगा नीचे को, मास यदि m है तो इसका वेट कितना होगा mg, तो F को बैलेंस करना पड़ेगा mg को। अब इसमें एक चीज और दी हुई है कि यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, मतलब जो लैम्डा है वो मास अपॉन लेंथ है, तो मास क्या हो गया यहाँ से लैम्डा l, ठीक है। तो जो वेट है बेसिकली इस वायर का नीचे की तरफ वो होगा mg,
एन की वैल्यू लैम्डा एल हो गया, मतलब लैम्डा एल जी हो गया। सो ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए। और पूछा क्या है, हाइट पूछी है, हाइट पूछी है मतलब ये एच पूछा है यहाँ से, तो इन दोनों को इक्वल करिए। सो 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। मतलब वेट जो है वो बराबर या इक्वल होना चाहिए एफ के, मतलब बराबर होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए एफ के, तभी ये वायर ऊपर को लिफ्ट नहीं होगी, यही तो पूछ रहा है वो। वायर ए डज नॉट राइज फ्रॉम द फ्लोर, तो लिमिटिंग कंडीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन में 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा आपके पास, ये यहाँ से ये, तो ये आ जाएगा आपके पास 2i इंटू 2i अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच इज इक्वल टू लैम्डा एल जी। तो भाई ये 4 तो गया, तो ये हो गया एच और लैम्डा एल जी को एक्सचेंज करिए तो इधर हो गया एच और इधर हो गया आई इंटू आई हो गया आई स्क्वेयर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा एल जी। और ये जो फोर्स होता है ना, फोर्स ये जो होता है इसमें लेंथ भी होती है इधर, तो ये जो मैंने लिखा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो यदि लेंथ यहाँ है तो ये आ गया, ये आ गया, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ये है 2i और ये है लैम्डा एल जी। फोर्स वेट के बराबर रहेगा, ठीक है। हाँ आई स्क्वायर, एक्चुअली मैं इसको एल समझ रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो एल तो कैंसिल हो जाएगा, ये एल इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो ये यहाँ से एच जो है वो आ गया आपका जो चाहिए, क्या आया, सॉरी ये तो इलेक्ट्रोस्टैट वाला लिख दिया, म्यू नॉट अपॉन क्या होता है 4 पाई, हाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है इधर, ये एल से एल कैंसिल हो गया ना। सो यहाँ से 4 पाई एच, ठीक है, और ये आई इंटू आई हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, पाई बचा एक, तो हाँ लैम्डा एल जी इधर आ गया, यहाँ बचा पाई, है ना, और बस यही बचा हमारे पास, और क्या है, म्यू नॉट होगा ऊपर, ये म्यू नॉट ऊपर है, तो भाई दिस इज द आंसर। सो एच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वायर, सिंपल, ठीक है, अपॉन क्या बचा, एल तो कैंसिल हो चुका है, पाई लैम्डा जी, पाई लैम्डा जी, तो ये था सिंपल फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है आपकी, तो यहाँ एल भी होता है ना, ये हो रहा था मैं, तो ये होता है फोर्स का फॉर्मूला, और ये ऊपर की तरफ ना जाए तो इसके वेट को इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो वेट इसका एम जी और यहाँ दिया हुआ एम जो लैम्डा एल है, और इक्वेट करिए और यहाँ से एच निकाल दीजिए, ठीक है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट ये वाला। तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये है ऑसिलेशन से। तो ऑसिलेशन में जो है आपका मास ऑफ द पार्टिकल इज एम स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है, एक्सटेंशन इज स्प्रिंग इज एक्स मीटर, ठीक है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज वी एक्स बाई प्लेन ग्राफ। तो स्पीड का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आपका v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, ये होता है शायद, v इज इक्वल टू ओमेगा। हाँ सो यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं और
अगर यहाँ मैं ए स्क्वेयर कॉमन ले लूँ तो अंदर, या चलो ऐसे करते हैं कि ओमेगा ही होता है यहाँ, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, याद जाएगा। सो यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर, यदि मैं यहाँ कॉमन ले लूँ तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, है ना। और फिर मैं ए स्क्वेयर को भी यहाँ लिख दूँ तो ये हो गया ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, ठीक हो गया, इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। अब इसको इधर ले जाओ तो हो गया वी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए तो हो गया प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर और इज इक्वल टू 1। अब ना ऐसी इक्वेशन जो होती है ना वो एक एलिप्स की इक्वेशन होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। वो होती है बाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो यदि हम इसको ऐसे थोड़ा सा आपको बताएं तो ऐसे होता है एलिप्स, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो नीचे तक ये है आपकी बी सेमी मेजर एक्सिस, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो है आपकी ए सेमी माइनर एक्सिस, और इधर को बाई प्लॉट हो रहा है और इधर को कौन है एक्स। ये होता है एलिप्स के केस में। तो वैसी जैसी इक्वेशन लग रही है मेरे को इसकी तरह, ठीक है। और ये जो एलिप्स है यहाँ कुछ बात लिखी जा रही है कि सर्कल है बाई वी और एक्स का ग्राफ सर्कल है, वी और एक्स का ग्राफ जो सर्कल है, यहाँ बाई और एक्स का ग्राफ एलिप्स है। तो ये एलिप्स सर्कल बन सकता है यदि ये ए बी के बराबर हो जाए, तो फिर ये बिल्कुल सर्कल हो जाएगा ना ऐसे। तो ए किसके बराबर हो जाएगा, बी की रेडियस बन जाएगी फिर ए। तो ये मतलब बोलने का मतलब फॉर सर्कल जो आपका बी है जो सेमी मेजर एक्सिस जो ए के बराबर होनी चाहिए सेमी माइनर एक्सिस के, बी इज इक्वल टू ए। अब यहाँ देखो सर्कल की बात कर रहा है, सर्कल की बात कर रहा है, तो बी की जगह यहाँ कौन बैठा हुआ है, बी है तो यहाँ कौन है ए ओमेगा। तो ए ओमेगा जो है दैट शुड बी इक्वल टू स्मॉल ए स्क्वायर की जगह कौन है कैपिटल ए स्क्वायर, तो ए की जगह कौन बैठा हुआ है ए, तो ए से ए कैंसिल, तो मतलब ओमेगा शुड बी इक्वल टू 1। और ओमेगा तुम्हें पता है वो होता है के अपॉन एम, ठीक है। अब के क्या है लिखा हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो आपको बन जाएगा यहाँ से स्क्वेयरिंग करेंगे तो बन गया के अपॉन एम इज इक्वल टू 1, स्क्वेयर करेंगे तो के इज इक्वल टू एम आ गया यहाँ से। तो ये हो गया ऑप्शन 3। तो भी ऐसे है, थोड़ा सा एडवांस था क्वेश्चन, ये थोड़ा समझ सकते हैं कि डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे, जेई मेन लेवल का क्वेश्चन था। नीट में ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं, चलो आ गया। तो इसी के साथ ही 45 क्वेश्चंस का सोल्यूशन जो था रीनीट 2026 का वो कंप्लीट होता है। ओके देन, बाय बाय।